हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा और आपका बहुत प्यारा सा चैनल है, बहुत खूबसूरत सा चैनल है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी। और मैं आपका फिजिक्स मेंटर देवेंद्र कुमार आ गया हूँ आज कुछ नई बातों को लेकर के, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, क्या लिखा हुआ है, CUET यूजी फिजिक्स, जो कि कोड नंबर 322 है ना। आज हम इसमें बात करेंगे कुछ इसके सिलेबस के बारे में, है ना। क्या पुराना सिलेबस था, क्या नया सिलेबस है ना, और क्या पुराने सिलेबस में पहले से था और क्या सिलेबस में से रिमूव किया गया है, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रह जाता है कि सिलेबस क्या-क्या आ रहा है ना? क्योंकि उनको मेन होता क्या है ना कि सिलेबस जब भी कोई बच्चे जब कॉम्पिटिशन्स देते हैं, किसी कॉम्पिटिशन में अपीयर होते हैं, क्योंकि क्लास 12th के बाद जो होता है वो कॉम्पिटिशन का जो होता है ना, वो सिलसिला उनका स्टार्ट हो जाता है ना? जैसे नाम ही है ISC, इंटर कहते हैं उसको, यानी कि वो बच्चे जो होते हैं अपने एजुकेशनल लाइफ में इंटर कर जाते हैं और उसके बाद वो जो है अपने उस लाइफ के ग्रोथिंग पीरियड में होते हैं, जहाँ से वो चाहे तो बहुत ऊपर तक भी जा सकते हैं और चाहे तो बहुत डाउनफॉल में भी जा सकते हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारे जो बच्चे काफ़ी राइज़ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में कर गुज़रना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। इसलिए जब भी वो किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी जब करते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि सिलेबस क्या होने वाला है ना? तो आज उन्हीं सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो और बहुत ही देश के अदर कोनों से भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में जो है BSc करते हैं, है ना? तो उनके लिए सिलेबस में एक बहुत ही अहम बात और बहुत ही अहम बिंदु मायने रखती है ना? तो उस सारी बिंदुओं पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्या-क्या है उन सारी चीज़ों को आज हम लोग आप लोग के कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे, है ना? हमारा कि बच्चों का जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ, सिलेबस में क्या-क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है ना? तो वो आम बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आम बात होती है। हम जब मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि सिलेबस क्या है, कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है ना? किस तरह का पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th से कितने क्वेश्चन होते हैं, फिर 12th से कितने क्वेश्चन्स होते हैं, बहुत सारी मतलब अ, हज़ार तरह की बातें दिमाग में घूमते रहती हैं। तो उन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि है तो फिज़िक्स। फिज़िक्स वैसे भी बच्चों के बीच में काफ़ी फ़ियरनेस का काम करता है। फ़ियरनेस कहने का मतलब क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा फ़ियरलेस नहीं बोल रहे हैं, नेस बोल ध्यान दीजिएगा, है ना? डर का माहौल पैदा कर देता है ये, है ना? डर का माहौल इसलिए कर देता है ना क्योंकि फिज़िक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा जो होता है ना वो बच्चे जो होते हैं फिज़िक्स से थोड़ा दूर भागते हैं, है ना? इसलिए क्या होता है कि जिस चीज़ से वो कहा जाता है ना, जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा दूर भागोगे, वो चीज़ आपको उतना ही दूर भगाएगी, है ना? यानी उतना ही आपको तेज़ भगाएगी, आपको इतना भगाएगी कि आप एक दिन थक जाओगे, है ना? अंतिम में थक करके, हार करके अंतिम में वो कहेगा कि चलो अब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो सिलेबस वाले जो हमारे NTA वाले जो हैं, है ना? CUET वाले जो NTA चूँकि ऑर्गनाइज़ करती है इन सारे एग्ज़ामिनेशंस को, है ना? तो वो NTA वाले जो हैं फिज़िक्स के साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, है ना? नाइंसाफ़ी ये कर देते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये रिमूव नहीं करते हैं। बाकी सिलेबस में तो रिमूव हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ टॉपिक्स रिमूव हो जाते हैं, है ना? और लगभग-लगभग रिमूव कर देते हैं, है ना? और जो ईज़ी बच जाते हैं, वो सारे को रख देते हैं। लेकिन फिज़िक्स में क्या हो जाता है, कुछ अलग ही बात आ जाती है इसकी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो रिमूव भी नहीं होती हैं, है ना? और चाहिए भी नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है एज़ अ फिज़िक्स टीचर, एज़ अ फिज़िक्स फैकल्टी मेरा मानना है कि फिज़िक्स में ना ही रिमूव हो, तो ही बेटर है वो सारी चीज़ें, है ना? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो हमारे फिज़िक्स में जो है टोटल 10 यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स है ना? जिसमें कि 10 यूनिट्स में क्या-क्या है ना? और क्या-क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आप देखिएगा आगे, है ना? मैंने बताया कि 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में हमारे पास जो है पहला यूनिट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला यूनिट जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और ये हम आप लोग को बता देते हैं ये VVI टॉपिक है। चैप्टर है इसको कहिए टॉपिक तो कहिए ही। इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बट चैप्टर भी इनका काफ़ी ज़्यादा ये जो होता है ना बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ जाते हैं। ठीक है? ये वास्ट एरिया कवर करता है, ये काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, है ना? किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर बात करें ना, तो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए ये काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है? उसके बाद बात बाकी आता है क्या?
यूनिट 2 में आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा-सा छोटा टॉपिक है ना? बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद की बात अगर करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना? लेकिन क्या है ना कि बाकी सब के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा लार्ज एरिया कवर करता है ना? थोड़ा-सा वास्ट एरिया है इसका, है ना? इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आपके इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ जाते हैं। बाद बाकी से भी आते हैं बट कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ही आ पाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन्स को इससे लिया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन लिया जाता है वो काफ़ी दमदार लिया जाता है। इसलिए तैयारी जो भी करनी होगी वो काफ़ी सॉलिड तरीके से तैयारी करनी होगी, है ना? जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी कर रहे हों, है ना? जहाँ से भी आप लोग कर रहे हैं, तो इस तैयारी को काफ़ी सॉलिड तरीके से कीजिएगा कि ये सारे जो चैप्टर हैं, ये सारे जो यूनिट्स हैं आपके, है ना? हैं तो सारे छोटे-छोटे यूनिट्स, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना? ये चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आगे की बात क्या करें, तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, वो है आपका ऑप्टिक्स। ये भी एक वास्ट एरिया कवर करता है, ये भी लार्ज एरिया कवर करता है ऑप्टिक्स, है ना? ये भी जो होता है लार्ज एरिया कवर कर लेता है, ठीक है? तो ऑप्टिक्स भी आपका ये क्लास 12th के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, है ना? और जो किसी कॉम्पिटिशन की अगर बात करें, तो किसी कॉम्पिटिशन में भी ये काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। इससे भी अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना? उसके बाद आपका यूनिट 8 अगर बात करें यूनिट 8 की तो एटम एंड न्यूक्लियाई एंड यूनिट 9 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, है ना? इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में जो है रेक्टिफायर्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, है ना? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे हम लोग कहते हैं ना कंडक्टिंग मटेरियल्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा है वो सारी इन डिवाइसों की चर्चा इसमें की जाती है। डायोड वगैरह जो पढ़े होंगे क्लास 12th वगैरह में, है ना? डायोड पढ़े होंगे, जेनर डायोड पढ़े होंगे। वो सारे डायोड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाते हैं, है ना? तो उन सारी चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट जो हमारा यूनिट था वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसको बेचारे को रिमूव कर दिया गया है ना? एनटीए वालों ने इनको रिमूव कर दिया है। क्योंकि सीबीएसई वाले ने ही रिमूव जब कर दिया तो एनटीए वाले ही रिमूव कर दिए, है ना? दोनों ने रिमूव कर दिया क्योंकि सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं एनटीए वाले भी, है ना? तो सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है, इसलिए एनटीए वाले भी रिमूव कर दिए हैं। इसलिए आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जहाँ यूनिट 10 थे टोटल फिज़िक्स में, वहाँ पे बस और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिट 9 यानी टोटल 9 यूनिट से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, जिसमें कि हमने आपको 2 यूनिट्स को जो है हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया है, वेटेज दिया है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप उस पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दे करके उसकी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब जैसे इसमें कुछ चैप्टर्स के जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स क्या-क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भाई? तो चार्ज है, कंज़र्वेशन है, कूलम्ब्स लॉ है ना? इसमें कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? ऐसे टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा है ना? टॉपिक्स की अगर बात करें तो टॉपिक्स की कमी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमने पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी वास्ट एरिया कवर अप करता है, ठीक है? लेकिन इसमें बेसिकली जो होता है आपका किस चीज़ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाते हैं। तो जैसे देखिए बाबू आपका जो होता है ना गॉस थ्योरम जो होता है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। गॉस थ्योरम जहाँ भी पढ़ रहे हो, है ना? चाहे जहाँ से भी आप क्लास 12th में पढ़े हों, उसमें गॉस थ्योरम को काफ़ी इम्पोर्टेंट वेटेज दिया जाता है। तो गॉस थ्योरम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इसमें लिखे हुए भी होंगे। देखिए यहाँ पे, है ना? कंजर्वेशन है चार्ज का, है ना? ये चीज़ है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये चीज़ है। फिर कूलम्ब्स लॉ है आपके, है ना? कूलम्ब्स लॉ हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है, फिर डाइपोल है आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फिर गॉस थ्योरम देखिए यहाँ पे आ गया। इसको मैं आपको रेड कलर से मैं ये कर दे रहा हूँ, ना? इसको आप अच्छे से गॉस थ्योरम को एकदम बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना? एप्लीकेशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफॉर्मली जो है आपका चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल होता है ना? फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सारे टॉपिक्स हैं। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना? वीडियो को पॉज़ करके आप सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा। सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए गए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने आपको यहाँ पे बोल्ड कर दिया है ना? वीवीआई है आपका ये गॉस थ्योरम। इससे आप आराम से बढ़िया से इसको पढ़िएगा। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैपेसिटर, है ना? और कैपेसिटेंस।
और इसके कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, ये सारे जो होंगे उसको भी आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छे ढंग से पढ़िएगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और वैन डी ग्राफ जनरेटर, है ना? इससे तो वैन डी ग्राफ जनरेटर वो एक डायग्राम रिलेटेड उससे 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं कभी-कभार, अगर भूला भटका हुआ कोई हुआ तो आ गया, नहीं तो नहीं के बराबर भी आता है ना? लेकिन ये जो होता है इसको आप ध्यान से रखिएगा और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो है ये तो एकदम मस्ट है। गॉस थ्योरम के साथ ये तीनों टॉपिक्स को भी आराम से आपको अच्छे से सॉलिड से, आराम से नहीं बल्कि सॉलिड से आपको कवर अप करने हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका क्या-क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके जो है फ्लो ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, मेटालिक कंडक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, मोबिलिटी है ना, रिलेशंस इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका क्या है? इसका मोबिलिटी का क्या रिलेशन है, वो ओम्स लॉ, है ना? तो इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है किरचॉफ लॉ, है ना? जो कि किरचॉफ लॉ होता है और इसका जो सिंपल एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज जिसको कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी कोई चीज़ रिमूव नहीं किया गया है बाबू, सारा चीज़ प्रेज़ेंट है ना? सारा चीज़ जो है इसको क्या किया है, प्रेज़ेंट ही है, इसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं किया गया है ना? एक चीज़ बस आपको रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है ना? पोटेंशियोमीटर जो है वो प्रैक्टिकल की बातें थी, है ना? उसमें प्रैक्टिकल की सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई थी, है ना? इसलिए उसको प्रैक्टिकल में डाल दिया गया। तो प्रैक्टिकल तो आप लोग को करना नहीं है ना? प्रैक्टिकल तो आप लोग को तो थ्योरी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड सीयूईटी एग्ज़ाम देना है, तो उसमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया, है ना? बाद बाकी जितने भी इससे पहले टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर अप कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है किरचॉफ लॉ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए या फिर किसी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है किरचॉफ लॉ और इसके व्हीटस्टोन ब्रिज जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो। थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें जो होता है कार्बन रेजिस्टर्स में जैसे कलर कोडिंग वगैरह जो होता है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है ना? ये सब कार्बन कोडिंग वगैरह, कार्बन कोड क्या है उसका, कलर कोड जिसको क्या कहते हैं, है ना? कौन-सा कार्बन रेजिस्टर है, सीरीज़ पैरेलल, ये सारे जो हैं, ये सारे क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है और क्लास 12th में भी पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, है ना? रेजिस्टर्स के, उसको ध्यान से देख करके, ध्यान से रख करके उसको पढ़ना भी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं और इसमें ये सारे जो हैं प्रेज़ेंट है, 2024 में भी थे, 2025 में भी हैं, है ना? सिर्फ़ रिमूव किया गया है तो पोटेंशियोमीटर को। आगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें कोई भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है बाबू, जितना भी आपका क्लास 12th का सिलेबस है वो सारा सिलेबस इसमें प्रेजेंट है, सारा चीज़ प्रेजेंट है, 24 में भी था, 25 में भी है ना? इसमें कोई भी चीज़ें नहीं है ना? नई चीज़ कुछ भी नहीं जोड़ी गई है और ना ही कोई चीज़ जो है नई, तो है क्या, जितना था उतना ही, नया जोड़ेगा क्या है? हाँ, रिमूव करने वाली बात भले हो सकती है, लेकिन रिमूव तो कुछ किया गया है नहीं, है ना? जो पहले था वही आज भी है। इसलिए इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है ना? इसको ध्यान से आगे। अब यहाँ पे हमारे बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आती है ना? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा छोटा चैप्टर है पहले भी बोला था, है ना? कि ये सारे जो टॉपिक्स, ये जो सारे जो यूनिट्स हैं, है ना? ये छोटे-छोटे टॉपिक्स यूनिट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, है ना? तो इनमें जो है ज़्यादा तो रहता नहीं है, टॉपिक तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ, जो भी है सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, जैसे लेंज़ लॉस से आ जाते हैं, है ना? एलसी ऑसिलेटर्स हैं, इससे आ जाते हैं, है ना? अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज़ जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। वो भी नॉमिनल क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बन जाते हैं। न्यूमेरिकल्स इससे अच्छे खासे बनते हैं, क्वेश्चंस अच्छे खासे इससे आ जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट रखता है ना? पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, इन सारी चीज़ों को। और जो आपका एलसीआर सीरीज होता है ना? फिर रेजोनेंस है, पावर है ना? इन सारी चीज़ें, वाटलेस है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं और इनसे जो है बस छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आते हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो उठते हैं, वो आपके इन्हीं सब से उठते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, है ना? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज और यहाँ पे रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और एलसीआर सीरीज। बात समझ में आ गई यहाँ पे? और लेंज़ लॉ तो ख़ैर इम्पोर्टेंट है ही और इसमें बाबू भी कुछ नहीं रिमूव किया गया है। जोड़ने की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ है नहीं जोड़ने वाला। जोड़ेंगे क्या इसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ये भी थोड़ा छोटा-सा चैप्टर ही है, ज़्यादा तो है नहीं, बस छोटा-सा है, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट है।
1-2 क्वेश्चन्स उठ जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना? नहीं तो अगर कुछ भी अगर होता है ना, कुछ मार्क्स भी कम आ जाते हैं तो रैंक पूरा का पूरा घट जाता है ना? एक आध मार्क्स भी अगर कम गए, है ना? तो रैंक पूरा का पूरा रैंक पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा सब, है कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो क्वालिटेटिव आइडियाज़ होता है सिर्फ़ उसी को पढ़ना है, क्वालिटेटिव एरिया जो आइडियाज़ होते हैं हमारे, है ना? इसके बारे में चैप्टर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? तो इसकी क्वालिटी, है ना? क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि इसकी मतलब उसका नेचर, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिर्फ़ नेचर ही पढ़ना है इसमें। जो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, नीड नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बस उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचर पढ़ना है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स है और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, है ना? फिर है ट्रांसवर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, रेडियो वेव्स है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज़ है, गामा रेज़ है ना? फिर इंक्लूडिंग एलिमेंटरी फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आएँगे, तो एक्स-रेज़ वगैरह से आ जाते हैं, है ना? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आ जाता है ना? माइक्रोवेव से आ जाता है, वो भी यूजेज़ आ जाता है कि कहाँ पे क्या है। तो वो जब एग्ज़ामिनर को जो थोड़ा जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना एनटीए वाले, उनको थोड़ा मज़ाक अगर बच्चों से करना होता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पूछ देते हैं। तो उतना तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं। और इसमें भी बाबू कुछ हटाया नहीं गया है ना? सारे जो पहले प्रेज़ेंट थे वही आज भी प्रेज़ेंट हैं, 2025 में भी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ऑप्टिक्स में हमने पहले भी बोला था कि ऑप्टिक्स एक वास्ट एरिया कवर करता है ना? तो ऑप्टिक्स एक वास्ट एरिया कवर करेगा, तो इसमें जितने भी टॉपिक आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ होंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, एक चीज़ सारी चीज़ें हम बता देते हैं आपको कि जो बिहार बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, है ना? और सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस हो। अगर सीबीएसई वाले बच्चे जो एग्रीकल्चर की बात अगर करेंगे, है ना? तो उनके लिए क्या है कि सीबीएसई ने बहुत सारी चीज़ों को रिमूव किया था। जो अभी नए पैटर्न पे जो बुक आई थी एनसीईआरटी, है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रिमूव कर दिया था। लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो पुराना बुक उनका जो चल रहा था, जो पुराना सिलेबस चल रहा था, वही सिलेबस उनका आ रहा है ना? उसमें से कोई भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया। ये जो हमने पीछे आपको बताया ना पोटेंशियोमीटर जो है वो बिहार बोर्ड में रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले जो है उसको रिमूव कर चुके हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिज़िक्स में जो है सीबीएसई वाले जो हैं बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर चुके हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाले अभी भी रिमूव नहीं किए हैं, वो पुराने वाले पैटर्न पे ही अभी चल रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे सीबीएसई वाले बच्चों को भी कि अगर एनसीईआरटी बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का बुक वही फ़ॉलो कीजिएगा जो 2020-21 एडिशन का होगा, है ना? करंट एडिशन का हम आप लोग को कभी भी नहीं कहेंगे कि आप उसको ये कीजिए, क्योंकि करंट एडिशन जो है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं, है ना? तो जो इतनी मोटी बुक हुआ करती थी 2 वॉल्यूम में, वो बस इतनी पतली हो गई है ना? तो पतली इसलिए हो गई क्योंकि उसमें से टॉपिक हटा दिया गया है। सीबीएसई वालों ने बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो जो भी अगर एनसीईआरटी बुक फ़ॉलो करेंगे, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, ख़ास करके जो सीबीएसई वाले बच्चे जो देंगे, है ना? वो भी आप लोग भी सीयूईटी का फॉर्म फिल अप कीजिएगा। आप भले ही एग्रीकल्चर से ना हो, लेकिन आप क्या होंगे, आप पीसीबी से होंगे या पीसीएम से होंगे, है ना? तो वो सीयूईटी के लिए अगर प्रिपरेशन में होंगे, तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो एनसीईआरटी का बुक फ़ॉलो करेंगे 2020-21 का अगर होगा उनके पास, तो वो ज़्यादा बेटर उनके लिए रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं किया गया था, है ना? 2020-21 पुराना एडिशन का जो बुक होगा एनसीईआरटी उसको फ़ॉलो कीजिएगा। समझ में बात आ गई? तो आपको एक भी चीज़ उसमें से छूटेगा नहीं, ठीक है? चलिए आगे। तो ये सारे टॉपिक्स तो आप देख ही लिए हैं ना, खास करके ब्रूस्टर्स लॉ वगैरह हैं इसमें। बाद बाकी इसमें इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, तो इम्पोर्टेंट में इसमें आपका जो आ जाएगा, हाइगेन्स प्रिंसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आपका रहेगा। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आपके आ जाएँगे, है ना? इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है ना? ये सारी चीज़ें। दूसरा है जो प्रूफ लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, तो ये प्रूफ वगैरह तो रहता नहीं, उससे बस रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। है ना? हाँ, फ्रिंज विड्थ से क्वेश्चन रहेगा, फ्रिंजेस से क्वेश्चन रहेंगे, कोहेरेंट सोर्स से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, है ना? बाद बाकी तो डिफ्रैक्शन है ड्यू टू सिंगल स्लिट, है ना? फिर इसी में आपका जो होता है क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं, है ना? और छोटे-छोटे क्वेश्चन, मेन ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपका आएगा ना वो इन्हीं से में से आएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स है ना?
फिर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मैग्निफिकेशन पावर है यहाँ पे, है ना। फिर आपका जो होता है रिफ्रैक्शन है, फिर आपका जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, इससे क्वेश्चन। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, है ना। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना। जो आपका कंबाइन माइक्रोस्कोप आते हैं, है ना, वो सारे, है ना। तो उन सारे से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर वेव ऑप्टिक्स में आप अगर आ गए तो वेव फ्रंट वगैरह जो होते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, है ना। और इसको जो है आराम से बढ़िया से मन लगा करके पढ़िएगा। बाद बाकी तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसमें भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया, ये इसमें भी सारी चीज़ें, है ना, कोई भी चीज़ रिमूव नहीं किया गया है। हम अब अपने आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। इसमें भी पहले जो था वही आज भी है ना। इसमें भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं, है ना। खास करके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को अच्छे से पढ़िएगा बाबू, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 8 पे, एटम एंड न्यूक्लियाई पे। तो एटम एंड न्यूक्लियाई पे आपके जो है यही सारे रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी एक इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, जिससे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। और ये सब आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स वगैरह से मिला जुला करके कंपेरिजन, है ना, एक दूसरे से मिला करके मिक्स करके क्वेश्चंस को पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें भी जो भी चीज़ें पहले थी वही चीज़ें आज भी हैं, है ना। इसमें भी कोई भी चीज़ रिमूव नहीं किया गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखिए हमने बताया था जेनर डायोड, है ना, डायोड, रेक्टिफायर, इन सारी चीज़ों की बात हमने पहले भी की थी, है ना। स्टार्टिंग में वीडियो शुरुआत में हमने की थी ना, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, है ना, एलईडी वगैरह, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आपके रहते हैं, खास करके लॉजिक गेट से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ आप इसमें से कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये लॉजिक गेट आपको पढ़ना ज़रूरी है। इससे क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे, है ना। इसको खास करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपका है, ये वीवीआई है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये भी पहले जो था वही आज भी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिस्टम पहले था, अब रिमूव हो गया है, तो इसकी बात ही करनी बेकार है। इसमें तो कोई भी चीज़ हम लोग का रहता नहीं है ना। तो ये आपका जो था, है ना, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से मैं देवेंद्र कुमार, है ना, आपका आज फुल एनालिसिस सिलेबस का मैंने कर दिया, है ना। सीबीएसई जो भी आपके फिजिक्स के सिलेबस थे, सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। तो उनका ये फुल सिलेबस एनालिसिस था, और मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अंडरलाइन भी कर दी आप लोगों को, है ना, कि आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाते-जाते, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, हमारा बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप भी है ना? तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है ना? क्योंकि होता क्या है ना कि जो भी चीज़ें होती हैं, है ना? समय रहते अगर कर ली जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, है ना? अगर कोई भी चीज़ जो होता है, समय बीतने से पहले अगर आँख खुल जाए, है ना? और समय बीतने से पहले ही उस चीज़ पर ध्यान दे दी जाए, तो क्या होता है कि बहुत लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? वरना तो होता है ना, वो एक लाइन कह गए हैं, है ना? अच्छे लोग थे, है ना? अभी भी होंगे और अभी भी हैं भी, है ना? तो बहुत अच्छी-अच्छी लाइनें बोल गए हैं, है ना? जीत लो हर लम्हा, है ना? ये बीत जाने से पहले कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, वरना तो सिर्फ यादें ही लौट कर आती हैं, है ना, वक्त नहीं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ना, आप जल्दी से जा करके हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, है ना। वहाँ पे अभी सिलेबस चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आगे सिलेबस नहीं गया है ना। तो आप जल्दी से वहाँ पे एनरोल कर लो, है ना। और वहाँ से एनरोल करके आप ऑनलाइन क्लास को भी कवर अप कर सकते हो, है ना। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएँगी, है ना। तो कहे ना कि आपके हर लम्हे को बीतने से पहले आपको जीतना होगा, वरना तो फिर वापस लौट कर के आएगी। सिर्फ़ यादें ही वापस आती हैं लौट के, वक़्त थोड़ी आता है, एक बार वक़्त बीत गया तो फिर कहाँ से, है ना? इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जाते-जाते हम आप लोग को एक चीज़ यही कहेंगे कि देखिए, ये हमारा अभी ऑफ़र प्राइस यहाँ पे चल रहा है, सीयूईटी का, वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? मात्र ₹3284 का हमारा कोर्स है ना? सीयूईटी आईसीएआर का, है ना? और बीसीईसी कंबाइंड संघर्ष 2.0 अभी चल रहा है ना? जिसमें कि
आपका फिज़िक्स का भी अभी चैप्टर चल रहा है, निशांत सर भी जो हैं आप लोग को तो आप लोग जानते होंगे निशांत सर को, है ना? एग्रीकल्चर का क्लास भी अभी चल रहा है, उसमें भी ज़्यादा सिलेबस आगे नहीं बढ़ा है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कीजिए, है ना? और जितने भी लम्हे बीत जाने हैं, उसको बीत जाने से पहले उसको हाथों में अपने अंडर में ले लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो आज बंद करते हैं, है ना? तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए और मन लगाकर खाइए भी, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।